Hello friends, welcome back to our channel Find Everything Electronics Experiment Using Multisim सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लैंपर सर्किट के बारे में। आज हम देखेंगे क्लैंपर सर्किट के बारे में कि क्लैंपर होते क्या हैं और इन सर्किट का हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और इनका कहाँ पर यूज होता है। तो क्लैंपर बेसिकली ऐसे सर्किट होते हैं जो कि किसी सिग्नल को किसी डिफरेंट डीसी लेवल पर क्लैंप कर देते हैं। मतलब सपोज हमारे पास ये सिग्नल है तो क्लैंपर क्या करेगा, क्लैंपर सर्किट की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इस इनपुट सिग्नल को ये किसी पर्टिकुलर डीसी लेवल पर, सपोज ये हमारा डीसी लेवल है तो यहाँ पर ये इसको क्या कर देगा, क्लैंप कर देगा। यहाँ पर कोई पोर्शन क्लिप नहीं होता है, यहाँ पर बस जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है वो किसी दूसरे डीसी लेवल पर क्लैंप हो जाता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो क्लैंपिंग होती है, ये जो हमारा सर्किट होता है क्लैंपर सर्किट, उसमें हम जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये डीसी लेवल पर ये इनपुट वेवफॉर्म को डीसी लेवल पर शिफ्ट कर देता है। तो क्लैंपर में क्या क्या हमको कंपोनेंट्स लगते हैं, तो सबसे पहले तो क्लैंपर में एक कैपेसिटर होता है, एक डायोड होता है और एक रेसिस्टिव एलिमेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट डीसी सप्लाई होता है जो कि एडिशनल शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है हमारे इनपुट वेवफॉर्म में। और इसमें हमको एक और चीज का ध्यान रखना रहता है कि जो हमारा रेसिस्टर और जो कैपेसिटर होता है ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, सर्किट का टाइम कांस्टेंट। तो हमारा जो टाइम कांस्टेंट है वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम है वो ज्यादा हो जाए, ताकि जब हमारा डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहे तो एकदम से कैपेसिटर डिस्चार्ज ना हो, वो डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगा है। इसलिए जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम क्लैंपर को डिफाइन करें तो क्लैंपर इज अ सर्किट विच क्लैंप सिग्नल टू ए डिफरेंट डीसी लेवल। तो ये होती है क्लैंपर की बेसिक डेफिनेशन। अब क्लैंपर जो सर्किट होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और उन स्टेप्स का यूज करके हम किसी भी क्लैंपर सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसकी प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। तो क्लैंपर सर्किट सॉल्व करने के लिए जो भी हमारा क्लैंपर सर्किट रहेगा और उसमें जो डायोड है, तो हम क्लैंपर सर्किट को सॉल्व करने के लिए उस स्टेट से स्टार्ट करेंगे जब हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो सपोज जैसे हमारे पास कोई इनपुट वेवफॉर्म है और डायोड इस स्टेट में फॉरवर्ड बायस होता है, तो हम जो क्लैंपर सर्किट का एनालिसिस है वो इस स्टेट से स्टार्ट करेंगे, ना कि यहाँ से। और हम थियोरेटिकल एनालिसिस में ये मान के चलेंगे कि जैसे ही डायोड ऑन स्टेट में होता है तो जो कैपेसिटर है हमारा वो चार्ज एकदम से हो जाता है, ना कि धीरे धीरे। ये केवल थियोरेटिकल एनालिसिस के लिए है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। हम वो केस भी देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे चार्ज होता है। और हम ये मान के चलेंगे कि जब डायोड हमारा ऑफ स्टेट में आता है तो जो कैपेसिटर जिस वोल्टेज से चार्ज हुआ है वो वोल्टेज थ्रू आउट द सर्किट उस कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन रहेगा। और लास्ट हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसकी जो पोलैरिटी है वो प्रॉपर हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है, अदरवाइज जो हमारा पूरा एनालिसिस है वो गलत हो जाएगा। तो ये जो बेसिक 4 स्टेप्स हैं इनका यूज करके हम किसी भी क्लैंपर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो क्लैंपर नॉर्मली जो हमारे इनपुट वेवफॉर्म है उसमें अगर कोई डिस्टॉर्शन है तो उनको रिमूव करने के काम में आता है, और जो हमारा सर्किट है उसमें पोलैरिटी क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। जो हमारा डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम क्लैंपर यूज करते हैं। क्लैंपर को हम एज ए वोल्टेज डबलर भी यूज कर सकते हैं, और जो सोनार सिस्टम होते हैं वहां पर भी क्लैंपर यूज होता है। तो ये कुछ इसके बेसिक एप्लीकेशन है जो कि हमने यहाँ पर शो किए हैं, अदरवाइज इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो अब हम किसी क्लैंपर सर्किट को सॉल्व करते हैं और उसकी वर्किंग को समझते हैं कि जो क्लैंपर सर्किट है वो एक्चुअली काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है जो कि स्क्वायर वेवफॉर्म है, जिसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, V, और नेगेटिव डायरेक्शन में
V। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पॉजिटिव हाफ हमारा 0 से T/2 और नेगेटिव हाफ T/2 से T, और ये हमारा क्लैम्पर सर्किट है। और ये जो डायोड है अभी हम इसको आइडियल मान के चल रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ कि आप एक रफ एस्टिमेट कैसे बना सकते हैं कि जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है वो कहाँ पर क्लैम्प होगा, मतलब कहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ये हम डायोड की डायरेक्शन से देख के पता लगा सकते हैं कि जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है वो कहाँ पर शिफ्ट होगा। तो अगर डायोड की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है तो जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है वो कहाँ पर शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ। अब ये कितना शिफ्ट होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर डायोड की डायरेक्शन अपवर्ड है तो जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है वो कहाँ पर शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ। और वो कितना शिफ्ट होता है वो ये कंपोनेंट्स की वैल्यू पर या जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हम डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो आप एक रफ एस्टिमेट बना सकते हैं कि जो हमारा वेवफॉर्म है वो कहाँ पर शिफ्ट होगा, ऊपर या नीचे। तो इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। अब चूंकि डायोड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये डायोड का हमारा पी साइड है। तो अभी हमने इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसीजर पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंगली हमको उस साइकिल से स्टार्ट करना है जहां पर हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये डायोड का पी साइड है, तो जब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा तब हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो इस केस में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस 0 से T/2, इस पॉजिटिव हाफ से। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डी हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और कैसे काम करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह। तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारा डायोड हो गया है शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें तो शॉर्ट के अक्रॉस कितना वोल्टेज होता है, 0, और ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है इसके पैरेलल में लगा है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 वोल्ट। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखें ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, तो इस पॉजिटिव हाफ में हमारा जो आउटपुट है वो कितना है, 0, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हमारा जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा या कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज होगा। तो इसके लिए हम इस वाले सर्किट में KVL लगाते हैं। तो जब हम इसमें KVL लगाएंगे तो और इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा कैपेसिटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी, V। तो जो हमारा कैपेसिटर है जब हमारा डायोड कंडक्शन स्टेट में है तो इस वोल्टेज से चार्ज हो गया, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो गया, V। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव हाफ में ये कैसे वर्क करेगा। तो T/2 से T तक क्या होगा, जो हमारा डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। तो ये हमारा डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो इस ब्रांच का तो अब कोई मतलब नहीं है। तो अब इस केस में अगर हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें तो इस पूरे लूप में हम क्या लगाएंगे, KVL। तो इसको KVL के थ्रू सॉल्व करने पर हमारी जो इक्वेशन है वो ये बनेगी और हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो निकल के कितना आएगा, -2V। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं T/2 से T में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है कितना आ रहा है, -2V। और फिर से ये हमारा पॉजिटिव हाफ आ गया तो फिर से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो गया, 0। और अगेन ये फिर से हमारा इस नेगेटिव हाफ में फिर से ये -2V। तो इस तरीके से ये सर्किट हमारा काम करेगा। अब आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है जिसके थ्रू आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्लैम्पर में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसका जो टोटल स्विंग है, तो इसका जो टोटल स्विंग कितना होगा, पॉजिटिव पीक से लेके नेगेटिव पीक तक। तो इसका जो टोटल स्विंग है वो कितना होगा, 2V। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसका जो टोटल स्विंग है वो भी कितना होना चाहिए, 2V। हम केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अगर हमारा इनपुट स्विंग 4 वोल्ट का होगा तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसका टोटल स्विंग भी कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसको रीचेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सर्किट ये है। यहाँ पर हमने कैपेसिटर की वैल्यू रखी है 1 माइक्रोफैरड और जो रेसिस्टेंस की वैल्यू रखी है 100 किलो ओम। और डायोड की डायरेक्शन अब क्या है, अपवर्ड है। ये हमारा डायोड का एन साइड हो जाएगा और ये पी साइड। और ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1000 हर्ट्ज। और हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई दिया है एडिशनल शिफ्ट के लिए जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमको उस स्टेट से स्टार्ट करना है जब हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूं 0 से T1
तो 0 से T1 में यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज। तो पॉजिटिव वोल्टेज के कारण ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस। तो हम 0 से T1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, T1 से T2। तो T1 से T2 में क्या होगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव वोल्टेज, और इस नेगेटिव वोल्टेज के कारण हमारा जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो T1 से T2 में हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। जो इनपुट पोलैरिटी आएगी यहाँ पर नेगेटिव आएगी और यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है, और ये डायोड हमने शॉर्ट कर दिया है। तो इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट, क्योंकि ये 5 वोल्ट के पैरेलल में लगा है। अब हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं कि कितने वोल्टेज से चार्ज हुआ है। तो इस लूप में हम KVL लगाएंगे, तो इक्वेशन हमारी ये बनेगी 20 माइनस VC प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जो हमारा कैपेसिटर है वो कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, 25 वोल्ट। अब यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस कौन सी पोलैरिटी आएगी इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने यहाँ से शुरुआत करी है नेगेटिव हाफ से, तो नेगेटिव हाफ के कारण यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो क्या है, नेगेटिव है। तो कैपेसिटर की ये जो प्लेट है ये नेगेटिव वोल्टेज से चार्ज होगी, तो ये हमको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आती, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। और ये जो पोलैरिटी है थ्रू आउट द सर्किट, यही हमको मेंटेन करके रखना है जब तक कि हम पूरा सर्किट सॉल्व ना कर लें। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू हमने निकाल ली 25 वोल्ट। अब जो हमारा पीरियड था T2 से T3, यहाँ पर हमारा जो डायोड है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, मतलब ओपन सर्किट। तो हमारा जो सर्किट है वो ये बनेगा। ये हमने डायोड को ओपन कर दिया है, तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। और ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया कितना, 25 वोल्ट। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम यहाँ पर KVL लगाएंगे। तो KVL लगाने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, -10 माइनस 25 प्लस VO। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज निकल के आएगा वो कितना आएगा, 35 वोल्ट। अब इसी को हम वेव फॉर्म में समझ लेते हैं। तो ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है यहाँ पर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था T1 से T2, तो ये T1 से T2 में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज था उसकी वैल्यू कितनी थी, 5 वोल्ट। तो ये जो हमारा आउटपुट है ये 5 वोल्ट पर कांस्टेंट है। और T2 से T3 में हमारा डायोड क्या था, रिवर्स बायस, और इस केस में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज निकल के आया था वो क्या आया था, 35 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट से सीधा कहाँ पर चला जाएगा, 35 वोल्ट पर, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये फिर हमारा नेगेटिव हाफ आ गया, तो नेगेटिव हाफ में फिर से ये 5 वोल्ट। तो इस तरीके से ये जो हमारा सर्किट है आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट करेगा। अब इसकी हम टोटल स्विंग चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है इसकी टोटल स्विंग कितनी है। तो जो पहले हम इनपुट वेवफॉर्म की टोटल स्विंग चेक करते हैं, तो पीक टू पीक कितनी स्विंग है इसकी, 30 वोल्ट। और अगर हम आउटपुट वोल्टेज की टोटल स्विंग चेक करें तो 35 और ये 5, तो 35 माइनस 5 कितना, 30 वोल्ट, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको रीचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन उठता है कि इस वाले रीजन में क्या होगा 0 से T1 में, कि यहाँ पर जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है उसका शेप क्या रहेगा। तो इस केस में जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है वो इनपुट को ही फॉलो करेगा, मतलब जो हमारा इनपुट था वैसा ही हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। और फिर यहाँ से ये 5 वोल्ट पे जाएगा और ये फिर यहाँ से 35 वोल्ट पर। इसको हम मल्टीसिम में प्रैक्टिकली और अच्छे से समझेंगे कि ये जो इनिशियल जो रीजन है इसमें जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो एक्चुअली ऐसा ही आता है कि कुछ अलग टाइप का आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इस रीजन से स्टार्ट करते तो जो हमारा डायोड है वो क्या होता, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता, तो जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं हो पाता। इसलिए जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है इनपुट वेवफॉर्म के समान ही आता है। इसको हम प्रैक्टिकली और अच्छे से समझेंगे। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सर्किट ये है। यहाँ पर भी जो डायोड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, मतलब N हमारा यहाँ पर होगा और P इस साइड होगा। और ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 वोल्ट, नेगेटिव डायरेक्शन में -20 वोल्ट। अब इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हम कौन से हाफ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए नेगेटिव वोल्टेज, और नेगेटिव वोल्टेज कब आएगा, जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे T1 से T2, क्योंकि इस स्टेट में ही हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो T1 से T2 में हमारा डायोड क्या हो जाएगा,
फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में हमारा डायोड क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जो पोलैरिटी आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। और इस पोलैरिटी के कारण कैपेसिटर की ये जो प्लेट है, इस पर पोलैरिटी क्या आएगी, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस केस में अगर हम आउटपुट वोल्टेज निकालें तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, -5 वोल्ट, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, और यहाँ पर ये पैरेलल में लगा है इस 5 वोल्ट के, और दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम नहीं है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा क्या आएगा, -5 वोल्ट। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं T1 से T2 में हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -5 वोल्ट, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब कैपेसिटर किस वैल्यू से चार्ज होगा वो भी हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे KVL। तो KVL लगाने पर हमारी इक्वेशन ये बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 वोल्ट। अब कैपेसिटर हमारा 15 वोल्ट से चार्ज हो गया। अब ये थ्रू आउट द सर्किट हम ये मान के चलते हैं कि कैपेसिटर इसी वोल्टेज पर मेंटेन रहेगा। अब T2 से T3 में क्या होगा, डायोड हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए इस पूरे लूप में क्या लगाएंगे, KVL। और यहाँ पर अब पोलैरिटी क्या आएगी, यहाँ पर पोलैरिटी आएगी प्लस और यहाँ पर नेगेटिव, बट यहाँ पर कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। एक बार जो कैपेसिटर की पोलैरिटी डिसाइड हो गई थ्रू आउट द सर्किट, वही पोलैरिटी हमको मेंटेन करके रखनी है। तो यहाँ पर KVL लगाने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, -20 -15 प्लस VO। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू निकल कितनी आएगी, 35 वोल्ट। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि T2 से T3 में हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ पर चला गया, 35 वोल्ट पर, और फिर से ये नेगेटिव हाफ आ गया, तो फिर से ये कहाँ पर चला गया, -5, और फिर अगेन ये 35 वोल्ट। तो अगर मैं इस इनपुट वोल्टेज की टोटल स्विंग देखूं तो कितना है, 20 से 20 कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो 35 और ये +5, तो टोटल हमारा जो आउटपुट वोल्टेज का स्विंग है कितना आएगा, वो भी कितना, 40 वोल्ट। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 0 से T1 में ये इनपुट वेवफॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है वो काम करेगा। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ये आइडियल डायोड नहीं लिया है, यहाँ पर हमने सिलिकॉन डायोड लिया है, और यहाँ पर हमने जो बैटरी ली है एडिशनल शिफ्ट के लिए 2 वोल्ट है इसकी वैल्यू। कैपेसिटर की वैल्यू हमने 0.1 माइक्रोफैराड रखी है, और जो रेसिस्टर है उसकी वैल्यू 56 किलो ओम। और ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 वोल्ट और नेगेटिव डायरेक्शन में -10 वोल्ट। तो इसको अगर हम देखें तो ये डायोड का P साइड है और ये डायोड का N साइड है। मतलब जब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तब हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा पॉजिटिव हाफ होगा 0 से T1, तो उस केस में हमारा डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 0 से T1। तो 0 से T1 में हमारा डायोड क्या होगा, ऑन। तो अब यहाँ पर हम इसको शॉर्ट की जगह कितने से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड के लिए कट इन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। तो हम यहाँ पर डायोड को रिप्लेस करेंगे किससे, 0.7 वोल्ट की बैटरी से। तो इस केस में हम आउटपुट वोल्टेज निकालें तो यहाँ पर हम लगाएंगे KVL। तो KVL लगाने पर हमारी इक्वेशन ये बनेगी, 2 - 0.7 प्लस VO। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी आई, -1.3 वोल्ट। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पॉजिटिव हाफ में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, -1.3 वोल्ट। और कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर पोलैरिटी इनिशियली क्या आई थी, पॉजिटिव, इसलिए कैपेसिटर की ये जो प्लेट है यहाँ पर पोलैरिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव, और ये थ्रू आउट द सर्किट यही पोलैरिटी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए इस लूप में हम लगाएंगे KVL। तो ये -10 प्लस VC प्लस 0.7 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 11.3 वोल्ट। तो जो हमारा कैपेसिटर है वो 11.3 वोल्ट से चार्ज होगा। अब T1 से T2 में कैसा बिहेव करेगा, तो T1 से T2 में हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस रीजन में जो हमारा डायोड है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। तो ये हमारा डायोड ओपन हो गया, तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम इस पूरे लूप में KVL लगाएंगे। तो KVL लगाने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो 10
और ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू 11.3 वोल्ट प्लस VO, तो VO की वैल्यू निकल के कितनी आएगी -21.3 वोल्ट। तो जैसा कि हम यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म में देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है -21.3 वोल्ट, और ये फिर से यहाँ पर पॉजिटिव हाफ आ गया, तो पॉजिटिव हाफ में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी -1.3, तो यहाँ पर ये -1.3। सिमिलरली फिर से ये नेगेटिव हाफ, और नेगेटिव हाफ में -21.3। अब इसका टोटल स्विंग हम चेक कर लेते हैं। इनपुट का जो टोटल स्विंग है वो कितना होगा 20 वोल्ट, और यहाँ पर कितना होगा 1.3 21.3, ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 वोल्ट। तो इस तरीके से ये सर्किट काम करेगा। अब यहाँ पर हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे सभी में हमने स्क्वायर वेव ली है, तो स्क्वायर वेव के थ्रू सर्किट का एनालिसिस करना इजी हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर वेव ली है। अगर आपको यहाँ पर स्क्वायर वेव की जगह साइन वेव आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इस साइन वेव को एज ए स्क्वायर वेव ही ट्रीट करें और स्क्वायर वेव अज्यूम करते हुए पूरे सर्किट को सॉल्व करें, और फाइनली उस स्क्वायर वेव की जगह आप वहां पर साइन वेव पुट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से एनालिसिस करने में आसानी होती है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो साइन वेव है उसमें क्या होता है, हर इंस्टेंट पर वैल्यू चेंज होती है इनपुट की, तो ऐसे में कैपेसिटर कितनी वैल्यू से चार्ज होगा उसको कैलकुलेट कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए हम साइन वेव की जगह क्या करेंगे, स्क्वायर वेव लेंगे और उसको स्क्वायर वेव अज्यूम करते हुए सर्किट को सॉल्व करेंगे, और फाइनली फिर उस स्क्वायर वेव की जगह हम साइन वेव पुट कर देंगे। तो इस तरीके से सर्किट को सॉल्व करना और इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे क्लैंपर सर्किट के, और इन एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसकी प्रोसेस समझी। तो जो भी हमने यहाँ पर प्रोसेस अपनाई है उसका यूज करते हुए आप किसी भी क्लैंपर सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। अब जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे उन्हीं को हम मल्टीसिम में देखेंगे और प्रैक्टिकली और अच्छे से समझेंगे कि जैसा हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली अज्यूम किया था कि कैपेसिटर एकदम से चार्ज हो जाता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट करता है, तो वो हम यहाँ पर प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सर्किट देखा था, तो इस सर्किट को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और फिर इसका आउटपुट वेवफॉर्म चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर इनपुट वेवफॉर्म को जिस तरीके की दे रहे हैं स्क्वायर वेव +B -B, तो ये हमको इस तरीका का जो इनपुट है वो कहाँ पर मिलेगा, आप यहाँ पर जाएंगे सोर्सेज, सिग्नल वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर ये पल्स वोल्टेज, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर V की कोई वैल्यू नहीं ली है तो यहाँ पर हम एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। इस V को हम मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में -10 वोल्ट और पॉजिटिव डायरेक्शन में +10 वोल्ट, और ओके। अब इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ से ऑसिलोस्कोप लेंगे और चैनल A पर इनपुट को कनेक्ट कर देंगे और चैनल B पर आउटपुट को। इसका जो नेट कलर है इसका हम ब्लू कर देते हैं और इसका ग्रीन। अब इस सर्किट को हमको ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड के लिए हम पावर सोर्सेज में जाके ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और इस सर्किट को ग्राउंड कर देते हैं। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको रन करेंगे और ये देखते हैं कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म आया था वैसा ही आता है कि नहीं। तो रन करेंगे। अब चूंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका हम स्केल थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम ग्राफर में देखते हैं तो ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आउटपुट वेवफॉर्म है, अभी हम जो आउटपुट वेवफॉर्म देख रहे हैं उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो टाइम कांस्टेंट है, जो हमने टाइम कांस्टेंट लिया है, या जो हमने R या C की वैल्यू ली है वो बहुत कम ली है। इससे जो टाइम कांस्टेंट है वो कम हो गया है और ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटर की वैल्यू है उसको बढ़ा देंगे ताकि जो हमारी वेवफॉर्म है वो अच्छे से दिखने लगे। तो इसकी हम वैल्यू कर देते हैं 10 माइक्रोफैरड। ओके, अब दोबारा रन करते हैं और ग्राफर पे जाते हैं। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अभी भी इसका जो शेप है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो कैपेसिटर की वैल्यू हम और बढ़ा देते हैं। इसको हम कर देते हैं 20 माइक्रोफैरड। रन करेंगे, ग्राफर पर जाएंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा है, तो आप और वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो वेवफॉर्म है वो और अच्छे से हमको यहाँ पर शो होने लगेगी।
तो और थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये हम रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 10 के ओम। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर है वो हमारा इनपुट हो गया है और ये जो ग्रीन है वो हमारा आउटपुट हो गया है। तो ये जो पॉजिटिव हाफ में यहाँ पर हमको ये 0 वोल्ट मिल रहा है। ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीसिम में जो डायोड है वो प्रैक्टिकल डायोड है, तो उनका कुछ ना कुछ कट इन वोल्टेज होता है, वही यहाँ पर हमको शो हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ में हमको ये वेवफॉर्म यहाँ पर मिल रहा है और फिर से ये पॉजिटिव हाफ में 0। इसका टोटल स्विंग चेक कर लेते हैं। तो इसका 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसको थोड़ा अरेंज करें, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये 20 वोल्ट के बराबर ही यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है उसका स्विंग आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीसिम में आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट सर्किट हमारा ये था, तो इसको हम बना लेते हैं। तो इसी सर्किट को हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब जो वैल्यू यहाँ पर हमने दी थी वही वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू हम रख देते हैं 5 वोल्ट, रेसिस्टेंस की वैल्यू कर देते हैं 100 किलो ओम और कैपेसिटर की वैल्यू कर देते हैं 1 माइक्रो फैरड। और इनपुट वेवफॉर्म देख लेते हैं। तो इनपुट में पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 है और नेगेटिव डायरेक्शन में -20 है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं -20 और ये 10 ही रहेगा। ओके, तो ये सर्किट अब कंप्लीट हो गया है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म क्या आता है। तो ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म था और ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है। तो इसको रन करेंगे और ग्राफर पर जाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा हो गया इनपुट सिग्नल और ये हमारा आउटपुट सिग्नल। तो ये T1 से T2 में हमारा कितने पे है, ये लगभग 5 वोल्ट होगा। अगर हम इसको थोड़ा अरेंज कर लें, ये जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये 5 से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगेन डायोड का कट इन वोल्टेज पिक्चर में आ जाता है। तो ये 5 वोल्ट और ये यहाँ पर T2 से T3 में हमारा 35 वोल्ट के करीब। तो अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो ये लगभग 35 वोल्ट के करीब। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली निकाला था वही यहाँ पर हमको प्रैक्टिकली भी मिल रहा है। नेक्स्ट सर्किट और देख लेते हैं। नेक्स्ट सर्किट हमारा ये था, तो इसी सर्किट को हम फिर से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब बस ये जो वैल्यू हैं वो हम देख लेते हैं कि वैल्यू क्या क्या है। 20, -20। तो इसको हम कर देते हैं -20 और इसको कर देते हैं +20। ओके, तो ये हमारा थ्योरेटिकल एनालिसिस था। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर एकदम से चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इस हाफ में तो जो हमारा डायोड है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा। तो जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट के बराबर होना चाहिए और इस नेगेटिव हाफ से हमारा कैपेसिटर क्या होगा, वो चार्ज होना स्टार्ट करता है। और थ्योरेटिकली हमने ये माना था कि ये एकदम से चार्ज हो जाता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको हम रन करते हैं और ग्राफर पर देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनिशियली जो हमारा आउटपुट सिग्नल था वो 0 से स्टार्ट हुआ और ये फिर धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ और फाइनली इस पॉइंट के बाद ये जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया और हमको आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पर फिर जो हमको यहाँ पर मिलना चाहिए था वैसा आउटपुट यहाँ पर मिलने लगा है। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है पहले 0 से स्टार्ट हुआ और एक कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है और ये फाइनली यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल पे आके ये फुली चार्ज हो गया है और यहाँ से हमको ये कांस्टेंट वेव मिलने लगेगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारा इनपुट सिग्नल हो गया +20 और ये -20। ये हमारा आउटपुट, ये नेगेटिव डायरेक्शन में -5 वोल्ट और ये यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में इस रीजन में T2 से T3 में ये 35 वोल्ट, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू लगभग 35 वोल्ट ही आएगी। अब ये जो रीजन है हमने यहाँ पर माना था कि हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल एनालिसिस में ये माना था कि इस रीजन में 0 से T1 में जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है वो इनपुट के बराबर ही रहेगा, बट यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इनपुट के बराबर नहीं है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्क्वायर वेव की जगह यहाँ पर हम साइन वेव लेते हैं और फिर इस सर्किट को रन करेंगे और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं और यहाँ से हम लेते हैं AC वोल्टेज सोर्स और जिसकी वैल्यू हम रख देते हैं कितनी, 20। अब इसको रन करेंगे तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इनिशियली क्या हो रहा है, जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है इनिशियली इस इनपुट को ही फॉलो कर रहा है और ये फिर यहाँ पर ये
इस रीजन के बाद T1 से T2 से यहाँ से हमारा शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा स्क्वायर वेव है वो 0 से 20 एब्रप्ट चेंज होता है, एकदम से चेंज होता है, इसलिए स्क्वायर वेव में हमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। बट साइनसोइडल में क्या होता है, हर इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू चेंज होती है, इस कारण से हमको इस रीजन में जो हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है वो इनपुट के बराबर ही मिल रहा है। तो जो हमने थ्योरेटिकली एनालिसिस किया था वैसा ही हमको यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने को भी मिल रहा है। नेक्स्ट सर्किट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सर्किट हमारा ये था, तो इसी सर्किट को हम दोबारा से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रन करेंगे और ये देखेंगे कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो ऐसा ही हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो रन किया, ग्राफर पे गए, तो इसको हम स्टॉप करेंगे और इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर लगभग ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1.3 वोल्ट, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी -21.3। इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे शो कर्सर्स और ये कर्सर को हम यहाँ पर ले आएंगे और इसको यहाँ पर। तो ये हमारा सेकंड नंबर का कर्सर है, तो सेकंड नंबर के कर्सर के करस्पॉन्डिंग चैनल बी, क्योंकि जो हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं वो चैनल बी पर मेजर कर रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस सेकंड नंबर के करस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, -1.441, और यहाँ पर कितनी आई थी, -1.3। तो ये जो डायोड हमने यहाँ पर यूज किया है उसका कट इन वोल्टेज कुछ और हो सकता है, इस वजह से ये वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, ये -21.3, और यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, -21.40। तो ये लगभग उतना ही हमको यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीसिम में आसानी से किसी भी क्लैंपर सर्किट को बना सकते हैं और उस सर्किट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लिपर और क्लैंपर सर्किट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसको हमने डिटेल में कवर किया है। इसकी हेल्प से आप कोई सा भी क्लैंपर सर्किट हो या क्लिपर सर्किट हो वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीसिम की हेल्प से किसी सर्किट का एनालिसिस करेंगे तो उसको समझने में और आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस करेंगे। वहां पर हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों वेरीफाई करेंगे यूजिंग मल्टीसिम। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।